2022 में फिर से एक बार एक रिपोर्ट आया कि तुझे कैंसर हो गया है। उस दिन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। Theme of this particular podcast is from film set to real estate trust. Hiren bhai, let's start with this particular talk with rapid fire. And हिरेन भाई, एक लाइन में हिरेन ठक्कर कौन है बियॉन्ड रियल एस्टेट? मेरे बारे में बताऊं तो मैं लोगों के सपने को सच करने में बिलीव करता हूँ। क्या बात है। फिल्म इंडस्ट्री या रियल एस्टेट, किस इंडस्ट्री ने ज़्यादा टफ बनाया आपको? फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे स्ट्रगलिंग लाइफ सिखाई कि स्ट्रगल में से कैसे बाहर निकलते, और रियल एस्टेट ने मुझे लोगों का भरोसा जीतना सिखा दिया। ओके। अगर आपकी लाइफ का एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो वो क्या होता? जिंदगी एक सफर है। सेट पे डायरेक्शन ज़्यादा टफ था या क्लाइंट को प्रॉपर्टी समझाना? वैसे देखने जाओ तो क्लाइंट को प्रॉपर्टी समझाना बहुत टफ है, क्योंकि हर एक इंसान अपना एक पिक्चर बना के आता है। जब भी प्रॉपर्टी परचेस करने आता है तो एक पिक्चर बना के आता है। वो पिक्चर को रियल में लाना और वही पिक्चर उसको मतलब वही पिक्चर वाला घर या उसका ऑफिस उसको देना, वो हमारे लिए बहुत टफ होता है। One thing people misunderstand most about real estate advisors. ब्रोकर से लेके तो महंगा पड़ेगा। तो महंगा पड़ेगा। One word for अहमदाबाद रियल एस्टेट मार्केट, एक वर्ड है। अहमदाबाद तो 10 कोस है। हिरेन भाई, आपको ज्यादा एक्साइट क्या करता है, एक डील को क्लोज करना या किसी का ट्रस्ट जीतना? किसी का ट्रस्ट जीतना, क्योंकि डील एक बार होता है, ट्रस्ट लाइफ टाइम रहता है। हिरेन भाई, अगर आपकी जर्नी जो है उस पे अगर कोई मूवी हम बनाते हैं तो उसका टाइटल क्या रखेंगे? गुजराती में कहिए तो सेट थी सफलता सुधी। क्या बात। हिरेन भाई, भागवत गीता में आप बिलीव करते हो, आई हैव रेड योर बैकग्राउंड, एंड अगर भागवत गीता का एक लेसन जो बिजनेस में डेली आपको हेल्प करता है? कर्म करता रहो, सफलता की चिंता ना करो। ओके। हिरेन भाई को पर्सनली क्या सबसे पसंद है, लग्जरी विला या सिंपल पीसफुल फार्म हाउस? पीसफुल फार्म हाउस। ऑलराइट हिरेन भाई, सो दिस वेर अ क्विक हाईलाइट सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसको हम लोग रैपिड फायर बोलते हैं। अभी थोड़ा सा इसको डीप में लेके जाते हैं एंड आपकी जर्नी के बारे में, आपका अभी तक का जो ये एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र रहा है उसके बारे में लेंथ में डिस्कस करते हैं। और आपके बैकग्राउंड से शुरू से थोड़ा बताइए कि हाउ इट वाज ऑल स्टार्टेड, आप अभी तक पहुँचे, तो उसको अगर 2-3 मिनट में आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताना हो तो आप कैसे बताओगे? मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बता रहा हूँ प्रवीण जी, तो मैं 12th में फेल हो चुका, और वहीं से पापा ने मुझे पूछा। मेरे पापा को कभी मैंने गुस्सा करते नहीं देखा है। मैंने उनको मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा क्या करेगा आगे, अभी तो तू फेल हो गया। तो मैंने बोला मुझे एयर कंडीशन रिपेयरिंग का बिजनेस करना है। तो बोले पहले सीखना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ सीखना तो पड़ेगा। तो बोला ठीक है ढूंढ लो जॉब। तो ऐसा नहीं बोला कि मैं ढूंढ के देता हूँ या मैं साथ में आऊँगा, ढूंढ लो जॉब, अभी तेरी स्ट्रगल शुरू हो गई। हमने बहुत समझाया पढ़ाई करो तो अच्छा होगा, अभी नहीं पढ़े तो ढूंढ लो जॉब। तो मैं जॉब ढूंढने गया। एक वर्कशॉप पे मुझे जॉब मिला, लेकिन उन्होंने बोला सिखाने का सैलरी नहीं देंगे। तो बोला कोई बात नहीं सिखा दो। तो 3-4-5 महीने तक वहाँ पर मैंने जॉब किया। उन्होंने थोड़ा बहुत काम सिखाया मुझे। फिर मुझे बोला 300 रुपया सैलरी मिलेगा। और वो उस टाइम पे आपकी एज थी 15-16? हाँ 16 साल, क्योंकि आप 10 के बाद में सीधा हाँ सीधा वहाँ चला गया था। और वो भी दिल का, मुझे समझो कि मैं पालड़ी में मेरा ऑफिस था
और वहाँ से मुझे साइकिल लेके वटवा GIDC, नारोल GIDC, वहाँ सब जगह पर AC का सर्विस करने जाना है। तो रोज का 50-60 किलोमीटर साइकिल चलाता था। 12th से पहले भी मेरा स्ट्रगल वो रहा कि मैं अखबार बांटता था, मिल्क के पाउच, अमूल के पाउच देता था। तो वो तो मेरा सुबह का था ही, 4 बजे उठ के खालपुर जाना है, वहाँ से गुजरात समाचार, संदेश सब लेके आना है, सबके घर पे डालना है। वो टाइम ऐसा था प्रवीण जी कि लिफ्ट, कोई भी फ्लैट में जाते हो तो लिफ्ट में एक बोर्ड लगता था, और दूध वाला, पेपर वाला फेरिया वाला वाली बनाई छे। तो हम लोगों को सीढ़ी से जाना पड़ता था, सीढ़ी से उतरना पड़ता, फिर जॉब पे जाने का, फिर इतना साइकिल चला लेगा। तो ये पर एक सीखना था मुझे ऐसा था कि ऐसी रिपेयरिंग सीखूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। हाँ, फिर मैंने वहाँ से जॉब लीव करके मैं वोल्टास में जॉब पे लगा, फिर कैरियर में जॉब किया, फिर सोचा खुद का करते हैं यार। तो 1-2 दोस्त से बात किया, बोले बहुत टफ है यार, खुद का ले, सबने डरा दिया। फिर भी सोचा चलो यार करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, ठग करूँ ना। तो फिर 2000 की साल में मैंने अपना खुद का दुकान किया। थोड़ा बहुत AC का काम चलता था, उस तरह से किया, उतना मतलब मास्टर नहीं हो गया था मैं। फिर मुझे लगा यार इसमें पैसे पूरे नहीं पड़ते हैं, तो मैंने कूलर रिपेयरिंग भी चालू किया। अच्छा। वो अच्छा चल रहा था मेरा कूलर, मैंने नए भी बहुत बेचे, साथ में फ्रीज रिपेयरिंग, AC रिपेयरिंग, फिर 2 बल्दे रखे तो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, आटा मेकर रिपेयरिंग, मतलब ये रिपेयरिंग वाला सिलसिला अच्छा चला। फिर एक बार मैंने ऐड देखा अखबार में, गुजराती नाटक का ऐड था। तो मैंने टिकट के लिए फ़ोन किया, तो एक बंदे ने फ़ोन उठाया, तो मैंने बोला मुझे 3 टिकट चाहिए। तो उसने मेरे को 3 टिकट तो कर दिया मेरा बुकिंग। फिर वो बंदा मुझे वहाँ पर मिला, बोले रेगुलर देखते हो आप, हमसे फ़ोन करना, हम लोग आपको टिकट ऑफिस में पहुँचा देंगे। दूसरे नाटक पे उसी का फ़ोन आया, बोले हिरल भाई का आपको टिकट चाहिए? तो मैंने बोला हाँ 3 टिकट दे दे। तो बोलो मेरी ऑफिस में देने आया, तो बोले आप इसमें स्पॉन्सरशिप भी दे सकते हो। मैंने बोला अच्छा कितना पैसा लगेगा? तो बोले 5000 रुपया लगेगा, और आपको 5000 के सामने आप 25-30 टिकट भी दे देंगे। तो मैंने अच्छा है, चलो मेरे क्लाइंटों को दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो मैंने वो टिकट क्लाइंटों को दिया, तो क्लाइंट भी खुश हो गए, फिर मुझे स्टेज पे ले गए, मेरा सम्मान किया। राइट। किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बोल दिया हर बार ले जाना भाई 5000। तो वो 5000 ले जाता था, मेरा काम हो जाता था। फिर मैं नए AC भी सेल करता था, तो उसने बोला मुझे एक AC चाहिए। उस टाइम 25-26 हज़ार का AC था, तो बोले मैं आपको 5 की जगह 6 नाटक दे दूंगा। मैंने बोला चलो 5000 का फ़ायदा वैसे भी हो रहा है। फिर उसने मेरे से थोड़ा चीटिंग जैसा किया, आगे पीछे का रो दे दिया, ऐसा सब किया। तो मुझे लगा यार ये नहीं होना चाहिए था। मैंने उसको बोला, तो बोले ये बजट में तो यही होगा हिरल भाई। ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर हमने सोचा कि हम खुद ही नाटक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। फिर मैंने बहुत सारे नाटक ऑर्गेनाइज किए, 5, 10, 15 नाटक ऑर्गेनाइज किया। फिर म्यूजिकल नाइट ऑर्गेनाइज किया। फिर उसी में एक मतलब सब लोग अब तो दोस्त बन गए थे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर था तो मैं पैसा लगाता था। तो एक दोस्त ने बोला कल एक सावधान इंडिया सीरियल का शूटिंग है और वो है खानपुर में, तो बोले तू देखना चल हमारे साथ। मैं बोला चलो मजा आएगा, शूटिंग देखने का पहली बार मौका था, तो शूटिंग देखने गया। वहाँ पर मेरा सबसे पहला रोल हुआ। मुंबई की टीम आई थी अहमदाबाद में, वो लोग टाइमिंग में बहुत पर्टिकुलर होते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई एक हवलदार आया नहीं था, जिसका हवलदार का रोल था वो बंदा आया नहीं था टाइम पे। तो बोले ये नहीं चलेगा, डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बोले ये नहीं चलेगा, उसको निकालो, दूसरा बंदा कोई भी लाके दे दो, मैं हवलदार बुला दूंगा उसको। तो मैं सामने खड़ा था। अच्छा। मेरा मुझे जो बंदा लेके गया था वो खुद डायरेक्टर था। तो उसने बोला सर ये चलेगा? बोले चल जाएगा, ले ले उसको अंदर। मैंने बोला यार मैं कहाँ से चलूँगा? बोले इसको ड्रेस पहना। वो वहाँ पर दर्जी वर्जी सब होते अच्छे से, बोले मेरे कपड़े फिटिंग वाले दे दिए, पहन के लकड़ी लेके खड़ा रह गया। बस वहीं से फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी शुरू हुई मेरी। फिर मैंने बहुत सारे रोल किए, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, मन में है विश्वास। मेरे लड़के ने भी बहुत सारे रोल किए उसके बाद। तो वो फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी मेरी बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले वहाँ पर। एक फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई, एक भाषा जो होती है ना उसके ऊपर एक लगाम दिया मुझे।
कि कैसे बोलना चाहिए, एक शिस्त दिया मुझे। Right. बहुत पर्टिकुलर इंडस्ट्री है। कोई ऐसा बोलता है कि फिल्म इंडस्ट्री कोई जगह पर गंदी है, खराब है, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। बहुत क्लियर इंडस्ट्री है, सब कुछ बात पहले से बता देते हैं आपको, ये करना है, इतना करना है, वैसे करना है, इतना पैसा मिलेगा, सिंपल। सो डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वहीं से मैं आज 2018-19 से मेरी रियल एस्टेट की थोड़ी थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई। 21 से मैं फुल फ्लैश में रियल एस्टेट में आ गया। तो वो जो मेरा टाइम था ना, तो 18 से 21 तक का, वो टाइम मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, क्योंकि कुछ भी नहीं खबर था कि रियल एस्टेट में कैसे काम करेंगे। राइट। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने जो सिखाई थी स्ट्रगल, वो मुझे यहाँ पर बहुत सपोर्टिव हुआ, और फिर मैं चलता गया और कारवा बनता गया। सही बात है। तो हिरेन भाई, ये ऑनेस्टली ये बताइए कि जब आपने ये फिल्म इंडस्ट्री में से रियल एस्टेट में आपने जंप लिया, तो वो क्या मोमेंट था और क्यों आपको फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और आपने रियल एस्टेट में आने का डिसाइड किया? और वैसे देखने जाऊँ तो वो भी फिल्म इंडस्ट्री ही है, क्योंकि 2016 में मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आया। उस टाइम में अहमदाबाद में एज डायरेक्टर थोड़ा थोड़ा काम मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन मैं नया डायरेक्टर था। तो मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोले एक एड फिल्म बनाना है और उसमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना, पहले से सब कुछ डिसाइड होता है। तो बोले कुछ पैसा नहीं मिलेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, काम मिल रहा है ना भाई, पैसा नहीं चाहिए। तो उसने मुझे राजस्थान के एक रिसोर्ट का एड फिल्म बनाने के लिए लेके गया। वो रियल एस्टेट डेवलपर था, और वहाँ पर मैंने उनको पूरा ऐड बना के दिया, अच्छे से ऐड बना के दिया। जो काम नहीं मुझे पता चलता था, वो मेरे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों ने ही सपोर्ट किया, और वो काम कंप्लीट करवा के दिया। तो वो खुश हो गए। तो 2016 में एक डेवलपर से मेरी मुलाकात हो गई थी। वो डेवलपर से अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि मैंने पैसा नहीं लिया था वो काम का। तो 2020 में जब मैंने एक रियलिटी शो का डायरेक्शन किया, और वो रियलिटी शो में वो जो डेवलपर थे उनको मैंने एज स्पॉन्सर मैंने इनवाइट किया। बोले आप स्पॉन्सरशिप दो। उन्होंने उस टाइम स्पॉन्सरशिप नहीं दिया, लेकिन बोला कि तू मेरी ऑफिस पे आ, मुझे मिलना। उन्होंने वो देखा कि कोविड के टाइम पे हम लोग जो रियलिटी शो कर रहे हैं और इतना बड़ा चार्ज कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का रियलिटी शो था, फैसलिस्टा नाम था उसका। तो बोले इतना बड़ा चार्ज तुझे लोग देते कैसे? तो मैंने बोला सर, मैं सोशल मीडिया से इस तरह से काम करता हूँ। और उस टाइम सोशल मीडिया नया नया बॉर्न हुआ था कि भाई उसके ऊपर फेसबुक पे ऐड चलता है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलता है। तो उन्होंने बोला यार ये आइडिया अच्छा है तेरा, तू मुझे ऑफिस पे मिलने आ। वो फैसलिस्टा मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं उनको मिलने गया। तब उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरा मार्केटिंग स्टार्ट कर। तो मैं नहीं माना था कि भाई मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोले यार कर, तुझे मजा आएगा। बोला ठीक है। तो मैंने वहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट किया, और फिर थोड़ा थोड़ा हमारा काम चलने लगा। तो मैंने देखा यार ये 1-2 डील हुआ, तो मुझे बहुत अच्छे पैसे उन्होंने दिए। मैंने बोला इसका हिसाब कैसे है वो मुझे दिखाओ। तो उन्होंने बोला इतना परसेंटेज मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। मुझे अच्छा लगा। उस टाइम पे मेरा जो मैं फैसलिस्टा करता था ना, तब मेरा ऑफिस बंद बना देता था, क्योंकि मैं सेट पे ही रहता था। 6 महीने तक मेरा वो जर्नी चला। तो मतलब उस टाइम ऑफिस बंद कर दिया, क्योंकि मेरा ऑफिस का कोई यूज़ नहीं था। और वो चैनल जो थी, जो फैसलिस्टा बना रही थी, वही चैनल ने मुझे एक ऑफिस दिया हुआ था। राइट। तो ये ख़त्म हुआ। उस टाइम मेरे पास ऑफिस नहीं था, तो फिर उन्होंने उनकी ऑफिस पे ही मुझे बिठा दिया, और फिर रियल एस्टेट स्टार्ट हो गया। फिर मैंने सोचा अब नहीं जाना इंडस्ट्री में, अभी यही सही है। क्या बात है। और आपने हिरेन भाई जब रियल एस्टेट में कदम रखा और आपने रियल एस्टेट में लोगों से मिलना स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया, तब आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या मिसिंग लगा, और फिर आपने वो जो गैप है उसको कैसे फिल करने के लिए सोचा? देखो, गैप तो हम लोग इतने बड़े रियल एस्टेट कंसल्टेंट नहीं है, तो गैप हम लोग बंद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। जैसे मिसकम्युनिकेशन और गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब ट्रस्ट का गैप आपको दिखा? हाँ। वो मैंने देखा कि बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं, कंसल्टेंट तो नहीं होंगे पक्का, ब्रोकर ऐसे होंगे जो लोग गलत गाइडेंस देते हैं क्लाइंटों को। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं प्रवीण जी, सबसे कम प्रॉफिट देने वाली कोई इंडस्ट्री है ना, तो वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट की है।
आज आप कोई भी बिजनेस देख लो, 5% से नीचे उसमें कोई जगह पर प्रॉफिट नहीं बचा भी। रियल एस्टेट एक कंसल्टेंट एक ऐसा बिजनेस है जो 2% से ज़्यादा नहीं मिलता है। अभी बहुत सारे जगह पर आपने सुना होगा कि कोई जगह 5% भी मिलता है, कोई जगह 8% भी मिलता है, कोई जगह कोई बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर 10% मिलता है। लेकिन वो सामने वाले को ऐसा दिखता है कि यहाँ पर हिरेन भाई को 8% या 10% मिला, लेकिन उसके सामने वो प्रोजेक्ट अहमदाबाद से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर हम क्लाइंट को 4 बार 5 बार विजिट करवाते हैं, फिर जाके ऐसे 5-10 क्लाइंट को विजिट करवाते हैं, तब जाके एक आध क्लाइंट क्लिक होता है। तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अभी अमाउंट देखोगे तो उसमें क्या होगी, 20 लाख का प्लॉट होगा, 25 लाख का प्लॉट होगा या 15 लाख का प्लॉट होगा। तो जो हमारा टाइम लगता है, जो हमारी एफिशिएंसी लगती है, जो हमारा स्टाफ लगता है, उसके सामने 50, 60, 70 हज़ार रुपया ब्रोकरेज मिलता है, तो वो बड़ी नहीं होती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पर ब्रोकरेज ज़्यादा है वहाँ पर टिकट साइज छोटी है, जहाँ पर टिकट साइज बड़ी है वहाँ पर ब्रोकरेज कम है। तो हमारा प्रॉफिट वही है, छोटा सा प्रॉफिट है। कोई भी इंडस्ट्री देख ले जाओ सर, आज मैंने तो ऐसा देखा है कि अगर आप फूड बिजनेस में चले जाओ तो वहाँ पर 30-40% का प्रॉफिट है। आप हॉस्पिटैलिटी में चले जाओ तो वहाँ पर 30-40% प्रॉफिट है। लोगों को वो नहीं देखता है। जो जितने भी क्लाइंट आते हैं उनकी बात एक ही होती है, आपको तो बहुत पैसे मिलते हैं, हम आपके पास क्यों जाए, आप हमको कुछ रिफंड देंगे। तो बहुत सारे ब्रोकरों ने वो भी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा किकबैक देना शुरू कर दिया। तो ये सब हम लोगों ने बंद कर दिया कि भाई हम नहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं कभी किसी को कुछ 1 रुपया किकबैक देंगे, क्योंकि बहुत छोटा प्रॉफिट है हमारा। और जो भी बेचेंगे वो सच बोल के बेचेंगे, उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे हम लोग। हिरेन भाई, आप इतने टाइम से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हो और आप एडवाइज़र ज़्यादा हो, राइट, एक सिर्फ सेलर की अलावा, क्योंकि आप हर बार आपने बताया कि हर बार आप कस्टमर जो है उसको एक ट्रस्ट मिले, एक अच्छी चीज़ मिले जहाँ पे आप कुछ उनको गलत नहीं बेचते, है ना। तो जब कोई भी इंसान एक प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदता है या इसके साथ वो कुछ और भी खरीदता है? प्रवीण जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आज तक देखा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने एक ईंट का बना हुआ घर बेच दिया, मैंने रेती सीमेंट का बना हुआ घर बेच दिया। घर 2 प्रकार के बायर्स होते हैं, एक है प्योर इन्वेस्टर और दूसरा है एंड यूज़र। तो हमको भी जब एंड यूज़र को मकान बेचते हैं ना, तो जो मज़ा मिलता है ना वो इन्वेस्टर वाला नहीं है। प्रॉफिट इन्वेस्टर दे के जाता है, क्योंकि उसका ट्रेडिंग का बिजनेस होता है, वो हमारे पास से 1 बार 2 बार 5 बार प्रॉपर्टी खरीदता है। लेकिन जो एंड यूज़र होता है ना वो 1 बार होता है। आप सर एक बात मैं बताऊँ कि पूरी लाइफ में 30 से 35 साल तक कमाने में जाता है, तब एक छोटा सा अमाउंट होता है जिसको वो डीपी में भर के वो अपना घर खरीद लाता है, बाकी का लोन करवाता है 20 साल 25 साल का। तो पूरी लाइफ में 1 बार घर बनता है, तो उसके अंदर बहुत सारे इमोशन लगते हैं। सर हमने देखा है कि जब कोई एक बंदा 30-35 साल का बंदा घर खरीदने आता है तो वो हस्बैंड वाइफ आते हैं, वो देखने की खुशी जो होती है ना उनकी, वो भी बहुत जोरदार होती है। मतलब आज हम घर देख के आए, हमने 3 मकान देखे, लेकिन इसमें एक में ऐसा था, एक में ऐसा था, ऐसी बातें करते हैं घर जाके वो लोग। और फिर उनको एक मकान अच्छा लगता है, 10, 15, 20 विजिट करवाते हैं, एक मकान अच्छा लगता है, फिर जाके वो क्या करते हैं, मम्मी पापा को लेके आते हैं। फिर उनके मम्मी पापा को अच्छा लगा, फिर सास ससुर आते हैं। तो ऐसे 10 लोगों को घर दिखाते हैं, फिर जाके वो घर फाइनल करते हैं। तो बहुत सारे इमोशन जुड़ जाते हैं उसके साथ। तो हम ऐसा समझते हैं कि घर एक ईंट और रेती का बना हुआ मकान नहीं है, एक फैमिली इमोशन है। बिल्कुल सही बात है। हिरेन भाई, आपके पास कोई भी बायर जब प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आता है तो आप सबसे ज़्यादा कौन से 3 ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है उस पर आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो या आप ध्यान रखते हो?
और सबसे पहले तो हमारा लीड एनालिसिस होता है, तो क्लाइंट को हम लोग समझ लेते हैं एक बार कि क्लाइंट को क्या खरीदना है और किस पर्पस से खरीदना है। बहुत अलग अलग पर्पस होता है, किसी का इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है, किसी का अभी रहने का पर्पस होता है। इन्वेस्टर भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक ट्रेडर होता है और एक इन्वेस्टर ऐसा है कि मैं तो मकान लूँगा और लाइफ टाइम रेंट लूँगा। तो सबसे पहले हमारा वो समझना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, हम लोकेशन पे बहुत भार देते हैं, मतलब लोकेशन को बहुत महत्व देते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करता है तो मेरा पहला सजेशन है, एक लोकेशन देखना चाहिए। वो मकान छोटा है बड़ा है वो बात की बात है, पहले लोकेशन फाइनल कर लो। दूसरी बात है लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत अंदर तक जाके चेक करना चाहिए। एक्चुअली कंसल्टेंट का काम यही है। अगर आप कोई बिल्डर के वहाँ जाते हो तो उसके पास्ट प्रोजेक्ट नहीं पता है, उसका पास्ट कैसा है वो नहीं पता है, क्योंकि आपका वो बिजनेस नहीं है। तो कंसल्टेंट होता है वो लीगल चेक ज़्यादा करता है, तो वो कंसल्टेंट से जाते हैं तो फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो लीगल चेक करना चाहिए। और तीसरी बात जो है, वो जो लोकेशन पे आप मकान लें उसका फ्यूचर क्या है, वो एरिया का फ्यूचर क्या है, राइट। वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो और 10 साल 20 साल बाद बेच रहे हो तो उसका प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, भले आप एंड यूज़र हो। लोकेशन और ये फ्यूचर दो चीज़ बहुत मायने रखती है। एब्सोल्युटली। और हिरेन भाई, आपके पास सारे टाइप के कस्टमर्स आते हैं, उसमें कुछ एनआरआईज भी आते होंगे। तो नॉर्मली आपने क्या ऑब्जर्व किया है, एक एनआरआई क्लाइंट और एक लोकल क्लाइंट में क्या अंतर होता है? एक बहुत एनआरआई जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म देखता है। मतलब अच्छा। जितने भी एनआरआई आज तक मेरे पास आए हैं तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अब 20 साल बाद हमको क्या मिलेगा, वो बोलो ना, बात करो, फिर वो अभी नहीं मिला चलेगा। और जो अपने लोकल इन्वेस्टर है उन लोगों का ट्रेडिंग पे ज़्यादा होता है, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं 2 साल बाद क्या मिलेगा, 1.5 साल बाद क्या मिलेगा, अभी प्री लॉन्च में है तो रेरा के बाद में क्या मिलेगा, रेरा आ गया है तो कितना जल्दी हमको प्रॉफिट मिले। तो एलआरआई का एक पॉजिटिव पॉइंट वो है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। और प्रॉपर्टी 2 साल में इतना प्रॉफिट नहीं देती है। अगर 1-2 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं मना करूँगा कि प्रॉपर्टी में मत आओ आप। राइट। और आपके पास जो यूथ आता है, जो यंग है, जिसने अभी समझो कि करियर की शुरुआत करी है, अच्छा कमा रहे हैं, और वो जब आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या कुछ एडवाइस, किस टाइप की एडवाइस देते हो प्रॉपर्टी के बारे में या फिर उनके बारे में? અને वो एक લાઈનમાં કહીશ, જેટલું વહેલું શરૂ કરો ને એટલું સારું ગુજરાતીમાં। ओके, राइट। आपके ऑफिस के कल्चर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ओके। और आपका जो कल्चर है, जहाँ पे मैंने आपने जो प्रोफाइल्स वगैरह आपकी भेजी थी उसमें मैंने पढ़ा था कि आप कल्चर में बहुत बिलीव करते जी। हैं। तो आप जब टीम बिल्ड करते हो तब आप क्या क्या क्वालिटीज़ जो है वो देखते हो कैंडिडेट में? सर एक बात बताओ आपको कि स्किल जो है ना वो हम सिखा सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ ऐसी है जो हम कभी नहीं सिखा पाएंगे। आप तो जो इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री में आपको पता ही है, एटीट्यूड और डिसिप्लिन, वो 2 चीज़ बाइबॉल होती है। अगर बच्चा बचपन से ही एटीट्यूड लेके बैठा है या तो बचपन से ही डिसिप्लिन नहीं है उसके अंदर, तो अभी 30-35 साल में वो लाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जब भी किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं ये 2 चीज़ देखता हूँ कि उसके अंदर डिसिप्लिन है, एटीट्यूड अच्छा है, तो मैं उसको मेरी ऑफिस में रख लेता हूँ। बिल्कुल सही बात करी आपने हिरेन भाई। हिरेन भाई, ये जो यूथ है, ये जो यंग प्रोफेशनल्स है, उसमें पेशेंस जो है वो बहुत कम होता जा रहा है रेगुलरली, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? घर घर की कहानी है वो कही सकी आपने। आज की जो जनरेशन है ना, एक्चुअली सर मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया ने ओवरनाइट सक्सेस दिखा दिया है। सोशल मीडिया अभी इतना चल रहा है, आप मैंने एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, डॉली चाय वाला, हाँ, है ना। तो आज वो उसकी फ्रेंचाइजी करोड़ों में बिक रही है। तो लोगों को ऐसा लग गया पैसा कमाना ना वो बड़ी बात नहीं है, सोशल मीडिया पर छोटा सा डांस कर लेंगे तो अभी बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो उसकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। जब तक उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तब तक रहेगा ही। तब तक रहेगा। यस यस।
और जब हम लीडरशिप की बात करते हैं हिरेन भाई, तो लीडरशिप में आप क्या बिलीव करते हो, क्या ज़रूरी है? सॉफ्टनेस ज़्यादा ज़रूरी है या स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए? दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मेरी ऑफिस में देखो तो हम 2 पार्टनर हैं, तो मेरा व्यवहार हमेशा बच्चों मतलब स्टाफ के साथ या टीम के साथ बहुत सॉफ्ट होता है, और मेरे पार्टनर है वो थोड़े हार्ड है, लेकिन हम दोनों का बैलेंस रहता है और हम वही फंडा पे चलते हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो आपका फिल्म इंडस्ट्री वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, बैड कॉप गुड कॉप वाला। यस यस है ना, फैंटास्टिक। ओके हिरेन भाई, अभी आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पर्सनल जर्नी। तो आपकी पर्सनल स्टोरी जो है उसको लेके हिरेन भाई, सब लोग जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो लीडर्स होते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट सक्सेस, ठीक है? तो आप सक्सेस जो है आप कैसे मेजर करते हो, और सक्सेस या फिर मनी या फिर ट्रस्ट, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो मैं तो है ना ट्रस्ट को ही मेरी सक्सेस समझता हूँ। मैं आपको बताऊँ तो मेरा आज रियल एस्टेट जो अच्छा चल रहा है वो सोशल मीडिया से कम और रेफरल्स से ज़्यादा चल रहा है। तो जब मैंने मेरा एयर कंडीशन का फ्यूचर स्टार्ट किया था, तब मैंने देखा था कि लोगों के घर पे हम लोग जब एसी लेके जाते हैं तो लोग श्रीफल, मधेरू, चांदला करवा, राइट, तो ये लग्जरी હતી। करेक्ट। એર કન્ડિશન લક્ઝરી હતી જ્યારે અમે લોકો રિપેરિંગ કરવા જતા હતા, અમે લોકો એસીની સર્વિસ કરવા જતા હતા, તો એ ક્લાયન્ટ જે હતા જ્યાં મારા એસી પરચેસ કરતા હતા એ વખતે બી એ લોકો એક રીચ પબ્લિક હતા। એ જ ક્લાયન્ટો આજે મારા રિયલ એસ્ટેટમાં ઘણા બધા ક્લાયન્ટો મારી જોડે એવા છે કે જે મારા 30 વર્ષ જૂના મારા એસીના ક્લાયન્ટો છે, અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી મારા ઘણા બધા મિત્રો એવા છે કે જે લોકો આજે મારી પાસેથી રિયલ એસ્ટેટની પ્રોપર્ટીઓ ખરીદે છે। તો મને એવું છે કે ટ્રસ્ટ બિલ્ડ કરવું હંમેશા ખૂબ જરૂરી છે। સક્સેસ ટ્રસ્ટની પાછળ આવે છે। बिल्कुल सही बात। हिरेन भाई, आप भगवत गीता जो है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, और भगवत गीता जो है उसने आपकी लाइफ को कैसे बदला, आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? भागवत की एक बात करूँ तो बहुत अच्छी लगती है। मैं लोगों को गिफ्ट में भी भागवत देता हूँ। आज तक मैं 200 से ज़्यादा भागवत दे चुका हूँ। क्या बात है। और अभी भी आप अगर मेरी ऑफिस पे आते हो तो 2-3 भागवत पैक रखता हूँ मैं, कि कोई अचानक आ जाए तो उसको भागवत देता। तो माइंड को क्लीन रखो और ओवर थिंकिंग मत करो। ये चीज़ मुझे भागवत ने बहुत अच्छे से सिखाई है। ओवर थिंकिंग आदमी को ख़त्म कर देता है। हिरेन भाई, आपको लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डाउन टू अर्थ रखती है या फिर आपको ग्राउंडेड रखती है? 2 चीज़ें, एक तो फैमिली वैल्यू और एक ग्रेटिट्यूड। क्या बात है, शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब शॉर्ट एंड सिंपल, वेरी इम्पैक्टफुल। ओके, और आपके फैमिली के सेक्रिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी फैमिली ने आपको आपकी ये जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है उसमें कहाँ पे सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट किया हिरेन भाई? मेरी बात करूँ तो सर, जब मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था तब फैमिली ने जो सपोर्ट किया ना, वो अगर ये पॉडकास्ट में अगर मैं बोल दूँ ना तो सर 3-4 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। लेकिन मैं थैंक यू बोलूँगा मेरे पापा को। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी एडवाइस दी है, आज भी मैं उसी एडवाइस पे बिजनेस कर रहा हूँ। दूसरी बात बताऊँ तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना ना वो बहुत टफ होता है। फैमिली को समझा के, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतनी सारी बातें होती है जो बात फैमिली भरोसा नहीं करती। हम लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन शूटिंग पे जाते हैं, तो फैमिली को कुछ ना कुछ लोग बोलते ही होंगे। लेकिन आज तक मेरी वाइफ ने कभी मुझ पर डाउट नहीं किया है, तो वो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट था। जब मेरा बहुत ख़राब पीरियड, मतलब ऐसा समझो कि मेरे पास मेरा स्कूटर भी नहीं था, तब मेरी वाइफ को मैं ऑफिस पे छोड़ने जाता था। उसका 1700 रुपया सैलरी आता था, उसी पे मेरा घर चलता था। पर ऐसा था कि बिज़नेस ही करना है। बिज़नेस में एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरा पूरा बिज़नेस चौपट हो गया था, पैसे बचे नहीं थे और सब कुछ चला गया था। मतलब समझो ना कि कुछ नहीं था मेरे पास। तो
1 तारीख को उसका सैलरी आता था और 1 तारीख के हम लोग वेट करते थे, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आता था और हम ATM डाल के सैलरी निकाल लेते थे। तो वो 1700 रुपये इतने काम के थे मेरे लिए। फिर धीरे धीरे वापस चलनी शुरू हुई। वो बड़ी बात है, वो यहाँ पर इतनी सारी बात करना, लेकिन वो बहुत गंदा ब्रेडियर था। पापा ने बहुत सपोर्ट किया। पापा हर बार बोलते थे कि बेटा चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ तेरे साथ। एक पापा ने मुझे एक अच्छी चीज़ दी थी। जब मेरा बिजनेस चौपट हुआ था तो पापा ने मुझे बोला था कि एक स्कीम देता हूँ मैं तेरे को, और वो स्कीम रखेगा तो तेरा बिजनेस चल पड़ेगा। पापा ने कभी गलत नहीं सिखाया, लेकिन ये बात अच्छी वो सिखाई। 1100 रुपये में मुझे सर्विस सिखाया। 1100 रुपया लेने का और अनलिमिटेड सर्विस दे, और वो भी 2 साल तक। मैंने बोला पापा क्या बोल रहे हो, बर्बाद करने बैठे हो क्या? बोले तू लिख एक बार। मैंने बोला यार नहीं हो सकता पापा। बोले लिख देना। मैं बोलता हूँ लिख देना। फिर मैंने ऐड दिया, छोटे छोटे टेम्पलेट आते थे। 1100 रुपये में 2 साल का सर्विस। फिर पापा ने बोला अभी 5-6 बंदे रख ले ऑफिस पे। मैंने बोला सैलरी कहाँ से मिलेगा? तो बोले तू बंदे को लेके आ। फिर पापा ने एक मस्त स्कीम दिया मेरे को। बोले सबको बोल दे सैलरी नहीं मिलेगा, 30% प्रॉफिट मिलेगा। पैसा कुछ नहीं मिलेगा, 30% प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने बोला अच्छा आइडिया है यार। तो वैसे देख ले जाओ तो एयर कंडीशन इंडस्ट्री के अंदर ये आविष्कार मेरा ही था कि भाई किसी को जॉब से हटा के उसको इंसेंटिव बेस पे रख लेना, मतलब अपना पार्टनर ही बना लेना एक तरफ से। वो एक टाइप से आप एंटरप्रेन्योर ही बना रहे हो उसको। तो हमने 30% पे रख लिया। फिर पापा ने उसका इंटरव्यू लिया और पापा ने उसको बोला कि देख तुझे सर्विस में एक पैसा नहीं मिलेगा, रिपेयरिंग जो होगा उसमें पैसा मिलेगा, और प्रॉफिट हमारा रिपेयरिंग ही होता है। सर्विस तो वैसे कलेक्शन बनाने की बात होती है। तो वो सीधा 1100 मेरा प्रॉफिट हो गया। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया था पापा आपका। फिर हमने काम शुरू किया तो ऐसा समझो कि पहले 15-20 दिन में मेरे पास 100-150 कॉन्ट्रैक्ट आ गया। फिर हमको वेटिंग लगाना पड़ा कि भाई 15 दिन बाद सर्विस कर ले आएगा, 20 दिन बाद सर्विस आएगा। सर अब बिलीव नहीं करोगे, 1 साल बाद मेरे पास 3500 कॉन्ट्रैक्ट थे। मतलब हिसाब लगाओ ना तो उस टाइम मुझे 40-1 लाख रुपया मिला था उसमें से। और फिर मेरी जल्दी वापस ऊपर आनी शुरू हो गई। तो ये पापा का आइडिया था। तो फैमिली ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मुझे। फैमिली है तो मैं हूँ। सही बात है। तो ये एक मेरा लाइफ का बहुत ख़राब पीरियड था जिसमें से मैं निकल गया। फिर 2022 में फिर से एक बार एक रिपोर्ट आया कि तुझे कैंसर हो गया है। हिरेन भाई, उस दिन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। 2022 में જ્યારે ખબર પડી ઘરે કે બોલે કેન્સર થયું છે, તો મારી વાઈફ બહુ સ્ટ્રોંગ હતી. એણે મને એવું કીધું કે હિરલ ચિંતા ના કરું, તારી સાથે છું. એટલે તમે બિલીવ નહીં કરો, અમે કુટુંબમાં કદાચ 4 કે 5 જણને હાર્ડલી અમે એવું કીધેલ કે મારું ઓપરેશન છે. ઇન્ક્લુડિંગ મારા મધરને પણ નથી ખબર કે મારું ઓપરેશન છે, એટલે કેન્સરનું ઓપરેશન. અને મારો પાવર બી બહુ સારો હતો એ વખતે કે ભાઈ હું બી સ્ટ્રોંગ હતો. ફેમિલી સ્ટ્રોંગ હોય એટલે આપણે ઓટોમેટિક સ્ટ્રોંગ થઈ જઈએ. એટલે પ્રવીણભાઈ 21મા દિવસે મારું ઓપરેશન થયું પછી 21 દિવસ સુધી ડૉક્ટરે મને માથું હલાવવાની ના પાડી હતી કે તમારે માથું નહીં હલાવવાનું, પ્લાસ્ટિક સર્જરી છે. તો 21મા દિવસે ડૉક્ટરે મને એવું કીધું કે હવે તમે મૂવમેન્ટ કરી શકો. એટલે મેં કીધું સાહેબ ગાડી ચલાવી શકું? તો કે હા ચલાવી શકો. તો મારા ઘર સુધી તો વાઈફે ગાડી ચલાવી, પછી મારા વાઈફને ઘરે ઉતારી. એટલે મેં એવું કીધું કે મને 1 કલાક આપ, હું આવું છું. અને એ જ દિવસે મેં આંબલી બોપલ રોડ ઉપર એક પ્લોટનું ડીલ કર્યું હતું. એટલે 21મા દિવસે. અને જેની ઓફિસમાં હું ડીલ કરવા ગયો હતો સેમ વસ્તુ એના બ્રધર સાથે થઈ હતી. અને એમનું કેવું એવું હતું કે 6 મહિના થયા છે મારા ભાઈને ઓપરેશન કરાયા ને હજી પણ એ ઘરેથી બહાર નથી નીકળતો અને કશું જ ખાઈ નથી શકતો. એટલે લિક્વિડ ઉપર છે 6 મહિનાથી. તો હું થેન્ક યુ ભગવાનને પણ કહીશ કે મને
બિલકુલ હેલ્ધી બનાવી દીધો. પાછો હતો એવો લેવો, બોલવામાં કોઈ તકલીફ નથી, ખાવા પીવામાં કોઈ તકલીફ નથી. એ વખતે મારા ફેમિલીએ મને ખતરનાક સપોર્ટ કર્યો છે. ऑलराइट हिरेन भाई, अभी थोड़े विज़न के बारे में बात करते हैं. एंड जब हम द वन स्क्वायर इंफ्रा की बात करते हैं तो 10 साल के बाद आप वन स्क्वायर इंफ्रा को और आप खुद को कहाँ देख रहे हो? ગુજરાતના સૌથી ટ્રસ્ટેડ રિયલ એસ્ટેટ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે હું જોઈ શકું છું. ओके, सो ट्रस्ट इज अगेन Yes, yes. इंक्लूडेड. ओके, सुपर. एंड हिरेन भाई, ये बताइए कि आपको द फ्यूचर ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात का फ्यूचर आपके हिसाब से क्या है, क्या लग रहा है आपको? ખૂબ જ મજબૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે. ઓપોર્ચ્યુનિટી ખૂબ વધી રહી છે. એમાં ઘણું મોટું ડેવલપમેન્ટ છે. એટલે અત્યારે અમદાવાદમાં કોઈ પણ હું એવું સજેસ્ટ કરીશ કે અત્યારની યંગ જનરેશનને કે રિયલ એસ્ટેટમાં આવવું હોય તો 100% આંખો બંધ કરી લેવાય. ખૂબ સારો ગ્રોથ છે અને ખૂબ સારી પ્રગતિ છે. सुपर. चलिए हिरेन भाई, अभी हमारा जो ये टॉक है उसके एंड की तरफ आगे बढ़ते हैं. एंड मेरे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें कुछ चीज़ें ब्लैंक है. तो मतलब एक टाइप से जैसे हम कॉलेज में या फिर स्कूल में वो फिलिंग द ब्लैंक्स करते थे, तो आपको एक ब्लैंक है उसको फिल करना है, ठीक है. और ये स्टेटमेंट ऐसा है, रियल एस्टेट इज नॉट अबाउट प्रॉपर्टी, इट इज अबाउट डॉट 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 एंड दैट इज द ब्लैंक विच यू हैव टू फिल. વિશ્વાસ, ફિલિંગ્સ, ટ્રस्ट, ફિલિંગ્स और कैरियर. एंड कैरियर. सुपर. ओके, और हिरेन भाई, आपका मैसेज उन लोगों के लिए जो स्टेबल जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज दोगे? जो नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. पेशेंस रखो, टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा. ओके, पेशेंस. ओके हिरेन भाई, हमने ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, तो लास्ट में इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं दोनों चीज़ों को. तो राइट, ओके. सो हिरेन भाई, ये आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है और आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो. दोनों में सिमिलरिटी क्या है? फिल्म सेट पे आप देखोगे तो डायरेक्टर एक स्टोरी बनाता है ना. और रियल एस्टेट में हम लोग जो परिवार घर खरीदता है उसका भविष्य बनाते हैं. राइट. क्योंकि घर खरीदना एक बहुत बहुत जिम्मेदारी का काम है. तो वो उसकी भविष्य होता है. उसका बच्चों को भी वही घर से आगे निकलना है. आज मैंने 50 लाख का मकान ले लिया, फिर अगर मेरे बच्चे को बड़ा मकान करना है तो वही मकान को वो सेल करता है और उसमें से तो हम लोग ऐसा लोकेशन देते हैं, ऐसा फ्यूचर देते हैं, तो हम लोग उनका भविष्य सेट करते हैं. सुपर. तो उन दोनों को अगर देख ले जाए तो फिल्म इंडस्ट्री को और रियल एस्टेट को मैं ऐसे देखता हूँ, विज़न, ट्रस्ट और एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है. बिल्कुल. और हिरेन भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर पियर्स ग्लोबल कैंडिड टॉक. एंड बिफोर वी एंड दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, आप पियर्स ग्लोबल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? पियर्स ग्लोबल एक इंडियन मेड, मेक इन इंडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है. मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आप समझ सकते हो, मुझे ऐसा है कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए. और आज तक 2 साल के अंदर पियर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है. मुझे ऐसा एक एंटरप्रेन्योर मेरे अंदर है, ऐसा एहसास मुझे पियर्स ने दिया है. मैं बिजनेस अच्छा करता था, मेरा अच्छा टर्म्स चल रहा था, मेरा अच्छा ग्रोथ चल रहा था, लेकिन वो ग्रोथ को एक जगह पे सेट करके चलाना वो मुझे पियर्स ने सिखाया. तो मैं पियर्स को थैंक यू बोलूँगा हमेशा. सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द एंटायर जर्नी. हिरेन भाई, बहुत सारी चीज़ें आपने, जो नॉर्मली साइट और इनसाइट दो चीज़ें होती है ना. तो साइट जो हम बाहर की दुनिया देखते हैं और इनसाइट मतलब आपने अंदर की दुनिया आज बाहर दिखाई. एंड आई एम श्योर कि ये आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो जर्नी है, इट विल इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल जो बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं. इट्स वेरी इंस्पायरिंग, वेरी हार्ड स्टोरी, you have said in a very easy language. Thank you so much, Hiren bhai, for joining and coming. थैंक यू.
ये पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं एक बात ज़रूर शेयर करूँगा प्लीज। कि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जिसका पॉडकास्ट हो सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं दिखाना आया हूँ पॉडकास्ट में कि मैं बड़ा इंसान बन गया हूँ, क्योंकि मैंने आज तक देखा है जो इंसान बड़ा होता है उसका पॉडकास्ट होता है। तो ये पॉडकास्ट उसके लिए नहीं है कि मैं बड़ा इंसान हो गया हूँ, सिर्फ मेरी जर्नी की बातें हैं उसके अंदर, मैंने क्या किया है। आज भी मेरे पास एक छोटा सा कार है, छोटा सा फ्लैट है, बड़ा बंगलो नहीं है, बड़ा कार नहीं है, लेकिन हाँ मेरी स्टोरी में स्ट्रॉन्गनेस इतनी है कि अगर आज के बच्चे ये स्टोरी सुनते हैं तो उनको लाइफ में पोजीशन कैसे लेना है वो ज़रूर पता चलता है। तो बस एक छोटी सी बात रख ले आया था, तो कोई अगर ऐसा सोच ले कि भी ये बड़ा आदमी बन गया पॉडकास्ट कर ले, ऐसा कुछ है नहीं। तो थैंक यू प्रवीण जी, आपने मेरा पॉडकास्ट किया और मेरी कैरियर का सबसे पहला पॉडकास्ट है ये। तो पियर्स ने बहुत सारी चीज़ मुझे पहली बार दी है और ये पॉडकास्ट भी पहली बार दिया है, तो मेरी गुड बुक में हमेशा आप लोगों का नाम रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप ये पर्टिकुलर पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। एंड अभी तक आपने पियर्स ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड ये पॉडकास्ट के अलावा भी और बहुत सारे पॉडकास्ट है। एंड हम लोग, जैसे हिरेन भाई ने बताया, हम लोग सिर्फ फोकस नहीं करते हैं कि जो बहुत बड़े लोग हैं, जो बहुत पॉपुलर है, उनका पॉडकास्ट करें। हम लोग जो अनसंग हीरोज़ है, जो इंस्पायरिंग स्टोरीज है, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है कि जो दिल से, जो रियल काम करते हैं, उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस पर्टिकुलर शो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट स्पीकर, जो नेक्स्ट पीयर हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।